नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। मोहन भागवत ने की जनसंख्या नीति बनाने की मांग, कहा सब पर लागू हो और किसी को छूट ना मिले। आरएसएस के दशहरा उत्सव कार्यक्रम में पहली बार कोई महिला मुख्य अतिथि हुई शामिल। इस बार पद्मश्री संतोष यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि शक्ति ही शुभ और शांति का आधार है। हम महिलाओं को जगत जननी मानते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं। हमें मातृशक्ति के जागरण का काम अपने परिवार से ही प्रारंभ करना होगा। व्यक्ति निर्माण की शाखा पद्धति पुरुष व महिलाओं के लिए संघ और समिति पृथक चलती है। बाकी सभी कार्यों में महिला पुरुष के साथ में मिलकर ही कार्य संपन्न होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कुल्लू में उन्होंने मनाया दशहरा। हिमाचल प्रदेश को देंगे 3650 करोड़ की प्रोजेक्ट की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आयोजित इंटरनेशनल दशहरा महोत्सव में भी शामिल हुए और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में भी उन्होंने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर के बाद शाम को कुल्लू पहुंचे, जहां उनके इंटरनेशनल दशहरा महोत्सव में शामिल होने का कार्यक्रम भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू का दशहरा देखने के बाद से ही रघुनाथ यात्रा में शामिल भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियों में पहले से ही चाक चौबंद रही। भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का निर्माण 1470 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया। 750 बेड की क्षमता वाले बिलासपुर एम्स में आईसीयू के 64 बेड शामिल होंगे। यूपी में एक एसडीओ सस्पेंड, प्रधानमंत्री और सीएम के खिलाफ किया था आपत्तिजनक पोस्ट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बिजली विभाग के एक उप मंडल अधिकारी को उपभोक्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने के बाद अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया। एसडीओ राधाकृष्ण राव ने अपने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसार की तारीफ भी की थी। कार्यकर्ता अभियंता अभिनव तिवारी के अनुसार राव के खिलाफ उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार की कई शिकायतें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को की गई। प्रारंभिक जांच के दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। यह पाया गया कि 2018-19 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्रियों के खिलाफ कई पोस्ट भी अपलोड किए। आगे उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच की रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ को पीवीएनएल के एमडी ने अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आगे की जांच जारी रहेगी। राव के खिलाफ बिजली अधिकारियों की जांच में शामिल सोशल मीडिया पोस्ट में नोटबंदी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने और अन्य मुद्दों के अलावा जिलों और स्थानों के नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आलोचना करने वाले कई पोस्ट भी शामिल थे। पौड़ी गढ़वाल बस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने रातों रात 21 लोगों को बचाया। 45-50 लोग थे सवार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बारातियों से भरी बस मंगलवार को देर शाम 500 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। बस में तकरीबन 45 से 50 लोग थे सवार। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। यहां रेस्क्यू में एसडीआरएफ की 4 टीमें लगी हुई थी। इस हादसे में अब तक 25 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि अभी तक 21 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इस घटना के संबंध में जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि घायलों को पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया। इससे पहले उत्तराखंड के एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी। नियंत्रण कक्ष के मुताबिक दुर्घटना में शाम को करीब 7:30 बजे हुई। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन अंधेरे के कारण बचाव कर्मियों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था। वाहन लाल ढांग से बीरोखाल के एक गांव की ओर जा रहा था, तभी शादी समारोह के मेहमानों से भरी हुई बस सिमरी मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। मुल्लू में भी एक आतंकी ढेर।
द्रास में हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 स्थानीय आतंकी मारे गए आतंकी हनान बिन याकूब और जमशेद हालकी में हुई एसपीओ जावेद डार की हत्या में शामिल थे। यह हत्या 2 अक्टूबर को पुलवामा के पिंगलाना में हुई। इससे पहले 24 सितंबर को पश्चिम बंगाल के एक लेबर की भी पुलवामा में हत्या हुई थी। मूलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दूसरी मुठभेड़ जारी। इस मुठभेड़ में भी एक लोकल आतंकी की मारे जाने की खबर। इस बात की जानकारी एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। ये मुठभेड़ बारामूला के पाटन इलाके में विधिपुरा में हुई। इसके अलावा शोपिया जिले के चित्रगांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अमित शाह पहली जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और ये उनके दौरे का आखिरी दिन भी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के बारामूला शहर में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। शाह की बारामूला जनसभा के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए थे, जो कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी में उनकी इस तरह की पहली बड़ी रैली थी। दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत ने कार्यक्रम में पहली बार बुलाई महिला मुख्य अतिथि। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यक्रम बना चर्चा का विषय। पहली बार दशहरे के कार्यक्रम में आरएसएस ने किसी महिला को प्रमुख अतिथि बनाया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव है। आरएसएस का इस बार का शस्त्र पूजन इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस कार्यक्रम में पर्वतारोही और हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाली पद्मश्री संतोष यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया। नागपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। आरएसएस के कार्यक्रम में पहली महिला मुख्य अतिथि बनी संतोष यादव एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। मुंबई के बांद्रावली श्रीलिंग पर बड़ा हादसा, 4 कार एम्बुलेंस के बीच टक्कर, 5 की मौत। इस हादसे पर पीएमओ ने ट्वीट कर मुंबई के बांद्रावली श्रीलिंग पर हुए हादसे पर जताया दुख। पीएम ने कहा कि वह मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि घायल लोग जल्द ही स्वस्थ होंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कोपर खैराने इलाके में बोनकोडे गांव में हुआ था हादसा। करीब 10:30 बजे बहुमंजिला इमारत ढह गई। वहां ठहरे करीब 32 लोग ढहने से पहले बाहर आ गए थे। बाकी 8 लोग इमारत से बाहर आ रहे थे, तभी इमारत ढह गई। एक आवासीय इमारत का एक हिस्सा गिरने से 31 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई थी। बृहन मुंबई महानगर निगम नियमों के तहत लगातार जर्जर हो रहा है, चूंकि इमारतों को खाली करने और गिराने के लिए नोटिस जारी करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर जान जोखिम में डालते रहे और बीएमसी इसके खिलाफ एक्शन भी लेती रही। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, हर्षद रिवडिया ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। हिसाबनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हर्षद रिवडिया ने 4 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को सौंपा अपना इस्तीफा, जिसे स्पीकर ने मंजूर किया। हर्षद रिवडिया अब जल्द ही बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। हर्षद रिवडिया ने इस्तीफा देने के बाद कहा, कांग्रेस दिशाहीन पार्टी, गुजरात में चुनाव और एक तरफ दक्षिण भारत में पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा की जरूरत तो गुजरात में है। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, फिलहाल कर्नाटक से गुजर रही है। हर्षद जिस हिसाबनगर सीट से विधायक है वो सौराष्ट्र में आती है और यहां से लेहुआ पटेल समुदाय के विधायक चुने जाते हैं। हर्षद को बड़ा पाटीदार नेता भी माना जाता है। 10 किलोमीटर दूर खेतों में छिपा डीजी जेल लोहिया का हत्यारा, 18 महीने की हिस्ट्री खंगाल रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मामले में उनके नौकर यासिर को किया गिरफ्तार। पुलिस अब आरोपी यासिर की 1.5-2 साल की हिस्ट्री खंगाल रही है। पुलिस ने यह पता करने में जुट गई है कि उसने 2 साल पहले घर छोड़ने के वक्त अब तक क्या किया और कहां गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक आतंकी एंगल होने की भी बात कही। 1992 बैच के अफसर हेमंत कुमार लोहिया का शव मंगलवार देर रात उनके दोस्त के घर पर मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने 23 साल से यासिर को गिरफ्तार किया। वो लोहिया के दोस्त का नौकर था। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से नामांकन वापस नहीं लेंगे थरूर। तिरुवनंतपुरम में सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले अपना नामांकन वापस नहीं करेंगे।
तरूण ने कार्यकर्ताओं को निराश न होने देने की बात कही। शशि तरूर ने कहा कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं अध्यक्ष पद की इस दौड़ में अपने लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए हूं जिन्होंने मुझे संपर्क कर मुझसे यह निवेदन किया कि आप चुनाव लड़िए। गृह मंत्री के दौरे की वजह से महबूबा मुफ्ती नजरबंद। पूर्व सीएम के दावे पर श्रीनगर पुलिस ने दिया जवाब। मुफ्ती ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि एक ओर तो गृह मंत्री राज्य में सब कुछ सामान्य होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री को घर में ही बंद कर दिया गया। मुफ्ती ने कहा कि गृह मंत्री कश्मीर में सामान्य स्थिति का ढोल पीटते हुए घूम रहे हैं। मैं घर में नजरबंद हूं। मुझे एक कार्यकर्ता की शादी के लिए पट्टन जाना था। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से छीना जा सकता है तो आम आदमी की दुर्दशा के बारे में सोच भी नहीं सकते। उधर मुफ्ती के दावे का खंडन करते हुए श्रीनगर पुलिस ने कहा कि उनके द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर गेट के अंदर की है जिसमें बंगले में रहते वाले निवासियों ने अपना ताला लगाया हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से गिरा घर, 3 लोग की मौत, 5 लोग हुए घायल। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। घटना लोनी के बबलू गार्डन की। मलबे से निकालकर घायलों को अस्पताल भेजा गया। मकान मुनीर नाम के शख्स का। असम और मिजोरम के बीच अब सामने आया नया विवाद। दोनों राज्यों के बीच खूनी संघर्ष रहा है इतिहास। पुलिस अधीक्षक वनलाल फाका रास्ते के अनुसार असम पुलिस ने 2 अक्टूबर को जोफई इलाके में 2 झोपड़ियां बनाई। जिस स्थान पर झोपड़ियां बनाई गई वह मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री श्री चुगरा के धान के खेत के बिल्कुल सामने मौजूद है। हालांकि असम पुलिस ने खुद सोमवार को झोपड़ियां हटा ली। दरअसल जिले के इलाके में असम पुलिस ने झोपड़ियां बनवाई है। वह विवादित क्षेत्र है। इस विवादित क्षेत्र पर दोनों राज्य सरकारों ने अच्छी स्थिति बनाए रखने पर भी सहमति जताई थी। गौरतलब है कि मार्च 2018 में इसी इलाके में झड़प हुई थी जब मिजोरम पुलिस के पदाधिकारियों ने वहां जो है लकड़ी का एक मकान बनाने की कोशिश की थी। इसमें हुई झड़प में 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस साल सितंबर में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने सीमा मुद्दे को लेकर मुलाकात भी की थी और मंत्री स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति भी जताई। केसीआर की नई पार्टी के ऐलान से पहले टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि का अजीब कदम। लोगों को बांटी गई शराब और मुर्गा। तेलंगाना के सीएम केसी राव द्वारा कल वारगल में एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने से पहले टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गा बांटा। उनका ये कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। टीआरएस पार्टी की आम सभा की बैठक दशहरा 5 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में हुई। जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के आतन गांव में देर रात एक कलवी बेटे ने अपनी ही मां को उतारा मौत के घाट। बेटे ने शराब के नशे में गोली मारकर हत्या कर दी। मां को मारने के बाद बेटा घर से हुआ फरार। गोली की आवाज सुनते ही ग्रामीण घर की तरफ भागे। महिला को मृत देखकर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन भी की जा रही है। पूजा पंडाल में करंट लगने से युवक की मौत। सजावट कार्य के दौरान हुआ हादसा। बताया गया दुर्गा पूजा पंडाल में बिजली प्रभावित कटवीस तार की चपेट में आने से युवक झुलस गया था। अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से दुर्गा पंडाल में बची तो अफरा तफरी मच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के मलहचक स्थित चंद्रवंशी नगर की है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की पहचान शहर के गांधीनगर निवासी आदित्य के रूप में की। आदित्य चंद्रवंशी नगर में पूजा समिति का सदस्य था। वह पूजा पंडाल में रहकर सजावट की देखरेख कर रहा था। इसी दौरान उसका हाथ बिजली प्रभावित कटवीस तार की चपेट में आ गया जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। शहर में पंचायत ने चोरी के आरोप में एक युवक को सुनाया तालिबानी फरमान। भरी पंचायत ने चोरी के आरोपी में एक युवक को पकड़ा और जमकर पीटा। आरोपी को सैकड़ों लोगों के बीच 100 से अधिक बार उठक बैठक कराई गई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया। पंचायत में फरमान सुनाने वाले और अनिष्ट कार्य करवाने वाले सभी आरोपी जो है घटना के बाद से गायब है। मामला एसएसपी जयकांत तक पहुंचा तो उन्होंने फौरन इस पर संज्ञान लेते हुए कटरा थानेदार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूरे मामले में जो भी होगा दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर कार्रवाई की। अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेजने की तैयारी। दरअसल गांव के ही एक व्यक्ति के ऊपर तराजू चोरी करने का आरोप लगा था। आरोपी के ऊपर भरी पंचायत में भीड़ द्वारा प्रहार किया गया। भीड़ ने आरोपी युवक पर महज तराजू चोरी के आरोप लगने के बाद यह फैसला सुनाया। शहर में एक दिल दहला देने वाली सामने घटना आई है। एक बार फिर दहेज के लिए बेटी को सुलाया मौत की नींद। मामला सुआ थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी का। देर रात सनकी पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। वारदात से इलाके में कोहराम मच गया। बताया गया कि पति ने अपनी 3 महीने की बेटी के सामने ही दोनों को पीट कर मौत के घाट उतारा और वहां से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा। दहेज को लेकर पति और ससुराल वाले शादी के बाद से ही लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे। 1 साल पहले हुई थी उसकी शादी। आपको बता दें कि दोनों की 3 महीने की बेटी भी है। सन के पिता ने बेटी के सामने ही मां और नानी को पीट कर उनकी हत्या कर दी। दामाद शराब भी पीता था और अक्सर पीने के बाद पत्नी से विवाद होता था। वहीं आसपास के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पिटाई करने के दौरान युवक नशे में होगा, तभी इतनी बेरहमी से हत्या की। दिल्ली में अपराधी बेलगाम महिला के चैन छीनकर भागे। चाकुओं से किया महिला पर हमला। दिल्ली में आए दिन चैन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती रही हैं। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली का भजनपुरा इलाके का है, जहां एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि 35 साल की महिला के चेहरे और पीठ पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। उसकी सोने की चैन लेकर मोटरसाइकिल से लुटेरे भागे। महिला पश्चिम घोड़ा की निवासी वो अपने 5 साल के बच्चे को लेकर फरीदाबाद से रिक्शा से लौटी। नोएडा पुलिस ने 10 घंटे में बरामद किया अगवा बच्चा। मुठभेड़ में मारा गया मुख्य किडनैपर। पुलिस ने किडनैप हुए बच्चे को बरामद कर उसके परिवार वालों को सौंप दिया। 5 बहनों के इकलौते भाई को वापस देखकर बच्चे की बहनें फूट कर रो पड़ी। दरअसल पुलिस ने 10 घंटे का एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसके जरिए पुलिस ने किडनैपर्स का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया और 2 के पैरों में गोली लगी। बदमाशों ने बच्चे के परिवार को 30 लाख रुपए की फिरौती जो मांगी थी वो भी जब्त कर ली। उनके कब्जे से 29 लाख रुपए भी बरामद किए। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के इकोटेक क्षेत्र का है। मामले में सामने आया कि किडनैपिंग और फिरौती मांगने वाला मुख्य आरोपी शिवम बच्चे के घर पर ड्राइवर रह चुका है। वह मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है। वो ग्रेटर नोएडा में जिस बच्चे के ये काम करता था उसके पिता का नाम मेघ सिंह है। पुलिस के माने तो इससे पहले जब भी उन्हें जरूरत होती तो वो शिवम को काम के लिए बुलाया करते थे। 5 लाख रुपए कर्ज नहीं चुकाने पर दोस्तों में कहा सुनी, एक दूसरे को उतारा मौत की जगह। गाजियाबाद में मधुबन बाबूधाम इलाके में बचपन के 2 दोस्तों ने पैसों की खातिर एक दूसरे की जान ली। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान सरदारपुर गांव के रहनेवासी ब्रजपाल सिंह और दुहाई गांव के रहने वाले विकास सिंह के रूप में हुई है। शहर के एमपी निरूपण अग्रवाल ने कहा कि ब्रजपाल के भाई सोनू के विकास के रिश्तेदारों से कोरोना महामारी के दौरान 5 लाख रुपए का कर्ज दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विकास के रिश्तेदार उसके कहने पर ये पैसे देने के लिए राजी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नेटवर्क का विस्तार कर रहे थे आरोपी। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों पर शिकंजा कसता जा रहा है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पीएफआई के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी यूएपीए के तहत की गई। यूएपीए के तहत दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली के शाहीन बाग थाने में 29 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसकी जांच के बाद जो है एसीपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन भी किया गया। खरगोन में 4 युवकों ने की बेजुबान कुत्ते की हत्या। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक बेजुबान कुत्ते की पत्थर मारकर हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब इस मामले में खरगोन कोतवाली पुलिस ने 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वायरल वीडियो दिख रहा है कि 4 युवक एक बेजुबान पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। कुत्ते की पत्थर मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो के बाद खरगोन में जगह कौन सी अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस पता लगाने में जुटी कुत्ते को मारने वाला वह 4 लोग कौन है। सांप के डसने से महिला की मौत। अस्पताल के सामने तांत्रिक से झाड़ फूंक कराते रहे परिजन। वहीं परिजन मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जिला अस्पताल के सामने एक तांत्रिक से महिला को जीवित कराने के लिए झाड़ फूंक कराते रहे। वहां पर मौजूद लोगों की माने तो तांत्रिक ने 2 घंटे तक जिला अस्पताल के सामने झाड़ फूंक की। हालांकि बाद में पुलिस ने महिला के परिवार को पोस्टमार्टम की अनुमति देने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं मानी। इस घटना
इसकी पूरी जानकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर देवेश भार्गव ने दी। मामौन गांव की रहने वाली बेजंती आदिवासी को खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया था। इसके बाद उसके परिवार के सदस्य उसे जिला अस्पताल ले आए। हालांकि इलाज के दौरान महिला को नहीं बचाया जा सका। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही। उन्होंने जेलेंस्की से शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत भी दोहराई। पीएमओ ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की समरूपता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के फैसले को वाशिंगटन कभी भी मान्यता नहीं देगा। उन्होंने युद्ध से तबाह यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर अतिरिक्त वाशिंगटन को $5 करोड़ डॉलर देने की भी घोषणा की और इस सुरक्षा सहायता पैकेज के तहत अतिरिक्त हथियार और सैन्य उपकरण भी दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की और यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का आश्वासन भी, अपना संकल्प भी दोहराया। इस दौरान बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाली सहायता पैकेज के नवीनतम पैकेज पर विवरण भी प्रदान किया, जिसमें हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम और गोला बारूद बख्तरबंद वाहन भी शामिल हैं। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के लिए जुलाई माह में आवेदन मांगे गए थे। तमाम चिकित्सकों ने इस पद के लिए आवेदन भी किया था और परीक्षा भी दी। अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी के परिणाम इसको लेकर जारी कर दिया गया है। चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने और नए सिरे से परीक्षा परिणाम घोषित करने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा घरेलू हिंसा कानून में बहू को ससुराल के साझा घर में रहने का अधिकार है या फिर वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण कानून में शांति से रहने के अधिकार के तहत ससुर को बहू से घर खाली कराने का अधिकार। निचली अदालत हाई कोर्ट ने बहू को ससुर का घर खाली करने का आदेश दिया, जबकि बहू ने घरेलू हिंसा कानून में ससुराल के साझा घर में रहने के हक की दुहाई देते हुए ससुर के घर में बने रहने का आदेश मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहू की याचिका पर नोटिस जारी किया। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बहू को 7 अक्टूबर तक ससुराल का घर खाली करने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने पति की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव पर बहू को ससुर का घर खाली करने का आदेश दिया था। वह याचिकाकर्ता पत्नी को 26,000 रुपए हर महीने उसी तरह के घर में किराए पर रहने के लिए देगा। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि बहू की ओर से पेश वकील ने पति के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों की इस पर सहमति है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे तमाम किस्म की बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर ने दावा किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से उनकी उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की थी। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे यह भी बताया कि कुछ लोगों ने उनसे मेरी उम्मीदवारी वापस लेने का अनुरोध करने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी बड़े नेताओं से उनका समर्थन करने की उम्मीद नहीं थी। अब भी इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन साथ ही उन्हें सभी के समर्थन की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को निष्पक्ष साबित करने की चुनौती से जूझ रही पार्टी ने घोषणा तो कर दी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नामित उम्मीदवार नहीं है। प्रदेश इकाइयों के नाम दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। खड़गे और थरूर को चुनाव प्रचार में समान सहयोग दें, लेकिन परोक्ष रूप से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि खड़गे ही चहेते उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे के शामिल होने की संभावना। इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि खड़गे को हाईकमान का समर्थन हासिल। कांग्रेस में बदलाव की मांग करते हुए शशि थरूर ने सबसे पहले दावेदारी ठोकी थी। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से कहा था कि सोनिया ने निष्पक्ष रहने का आश्वासन दिया।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वो आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 18 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जयराम रमेश पार्टी नेता ओमान चांडी और दिग्विजय सिंह पत्रकारों से बातचीत भी उन्होंने की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी के डेलीगेट से अपना समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि नई कल्पना वाली कांग्रेस हो। थरूर ने अपने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस की पैरवी करने के बाद यह भी कहा कि वह खड़गे की इस बात से सहमत हैं कि दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि भाजपा से लड़ना है। लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि 17 अक्टूबर को मतदान करने वाले हमारे साथियों को सिर्फ यह तय करना है कि इसे कैसे संवैधानिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। थरूर ने कहा कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं क्योंकि इससे लोगों की पार्टी में उसी तरह से दिलचस्पी पैदा होगी जैसे कि हाल में ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व में पद के चुनाव को लेकर हुई थी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मंगलवार देर रात एक बस हादसे में जो है कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और हादसा करीब 8 बजे पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोखाल इलाके में हुआ। रात करीब 1 बजे उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि 9 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 घायलों को बीरोखाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक शख्स की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए कोटद्वार रेफर किया गया है। वहीं रेस्क्यू के लिए 2 लोगों को मामूली चोटें भी लगी हैं। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी में परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने फोन पर ही अधिकारियों पर बात की और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए एक युवक के आश्रितों को 2.25 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अपीलकर्ताओं को दिए गए मुआवजे को 4,29,37,700 रुपए से घटाकर 57,90,000 रुपए कर दिया गया। तिरुचिरापल्ली के मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता को 4,29,37,700 रुपए का मुआवजा देने का आदेश किया। इस पर इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। 30 जून 2017 को मद्रास हाई कोर्ट ने इस राशि को घटाकर 57,90,000 कर दिया था। इसके बाद मृतक के आश्रितों ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चुनावी रेवड़ियों पर बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल जनता को बताए कि चुनाव के दौरान किए गए वादे कैसे पूरे करेंगे। आयोग ने इसके लिए आदर्श आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया। इससे राजनीतिक दलों को चुनावी वादों की वित्तीय व्यावहारिकता पर मतदाताओं को प्रमाणित जानकारी देने के लिए भी कहा जा सकेगा। आयोग ने कहा कि खोखले वादों के दूरगामी प्रभाव होंगे। हम चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकते। पत्र के अनुसार देश में अक्सर चुनाव होते रहते हैं और इससे राजनीतिक दलों के पास यह अवसर होता है कि वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर चुनावी वादे पूरे कर सकें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करने से पहले ही विवादों में पार्टी गिर गई है। वारंगल में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता राजा नाला श्रीहरि ने स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गा बांटी। मौके पर लोगों को बांटने के लिए भारी मात्रा में शराब और मुर्गा रखे हुए हैं और इसके जरिए लोगों को लुभाने की भी कोशिश की गई। श्रीहरि अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गा चिकन बांटते नजर आ रहे हैं। वहां पर टीआरएस प्रमुख केसीआर और उनके बेटे और मंत्री केटी रामा राव के बड़े कटआउट भी लगे हुए हैं जहां श्रीहरि मुर्गा और शराब की बोतलें बांट रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केशव राव बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान
भी उन्होंने किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कृषि क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में प्राकृतिक, परंपरागत, जीरो बजट और जैविक खेती पर विस्तार से चर्चा हुई। इन मुद्दों पर वैज्ञानिक पक्ष के साथ उन किसान प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया जो इस तरह की सफल खेती कर रहे हैं। बैठक में ज्यादातर किसान प्रतिनिधि के अलावा जो है अन्य लोग भी शामिल हुए। बैठक में इन फसलों की उपज के सर्टिफिकेशन का मसला भी चर्चा में रहा। परंपरागत खेती करने वाले किसानों ने कमेटी के समक्ष प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि किस तरह खेती में लागत जरूर कम हो जाती है, लेकिन शुरुआत में उत्पादकता प्रभावित होती है। पराली जलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित इसकी रोकथाम में सभी एजेंसियों और केंद्रीय मंत्रालयों पर शिकंजा कसा। इससे निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। केंद्र सरकार ने कहा कि लोगों के जीवन को खतरे में डालने का कोई भी अधिकार नहीं है। राज्यों को एक व्यापक योजना तैयार कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया। इसके साथ ही केंद्र ने कृषि मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर निगरानी रखने के लिए मैदान में उतारे। केरल पुलिस ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि केरल पुलिस के 873 कर्मियों के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध है और इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केरल के पुलिस महानिदेशक अनिल कांत को रिपोर्ट भेजी है। इंटरनेट मीडिया पर जारी की गई पोस्ट पर केरल पुलिस ने इसे आधारहीन बताया है। रिपोर्ट के अनुसार सब इंस्पेक्टर और स्टेशन हेड अफसर रैंक के अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है। ये एजेंसियां अब इन अधिकारियों के वित्तीय लेन देन का ब्यौरा जुटा रही हैं जिससे इनके पीएफआई कनेक्शन का पता लगाया जा सके। केंद्र ने मंगलवार को आतंकी संगठन हिजब उल मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में 1970 में जन्मे गुलाम नबी शेख के बेटे शौकत उर्फ शौकत मोची फिलहाल पाकिस्तान में है। केंद्र सरकार का मानना है कि शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची आतंकवाद में शामिल है और उसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शस्त्र पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। ऐसा पहली बार है कि जब इस कार्यक्रम में किसी महिला को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। इसके बाद पद्मश्री संतोष यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवक को संबोधित उन्होंने किया। नागपुर मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1925 में दशहरे के ही दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। आज बांद्रा के बीकेसी ग्राउंड और मुंबई के शिवाजी पार्क के आसपास 3000 पुलिसकर्मियों की बंदोबस्ती की गई है क्योंकि इन दोनों जगह पर सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट शिवसेना की दशहरा रैली का आयोजन किया जा रहा है। राज्य भर के लाखों कार्यकर्ता इन दोनों मैदानों में जुटे और उम्मीद है कि दोनों ही शांति तरीके से ये संपन्न कार्यक्रम को आयोजन जो है उसको संपन्न करेंगे। शिंदे गुट की दशहरा रैली में 51 फुट लंबी तलवार की भी चर्चा हो रही है। दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है और इस दिन शस्त्र पूजन की परंपरा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस 51 फुट लंबी तलवार की पूजा शिंदे गुट की रैली की शुरुआत इसी से की गई है। राजस्थान में सियासी संकट के बादल एक बार छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर को उठा तूफान जो है अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की कमान समर्पित विधायकों ने संभाल रखी है, जहां दोनों गुटों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद शांत पड़ी राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में मंगलवार को एक बार फिर बवाल हो गया। प्रदेश में मची हलचल के केंद्र में इस बार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे, जिनकी हुई 1.5 घंटे की मुलाकात ने सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा को नया जन्म दे दिया है।
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। शाह जहां अपने इस दौरे से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की जमीन उन्होंने तैयार करने की बात कही, वहीं प्रदेश में विकास को गति देने के लिए भी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण भी किया। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के तार आतंकी संगठन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फॉरेस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने डीजी लोहिया की कायराना हत्या की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर में सक्रिय इस आतंकवादी संगठन ने जम्मू कश्मीर उदयवाला में डीजी जेल की उनसे दोस्त के घर में हत्या करने का दावा करते हुए कहा कि इस हमले को अंजाम देकर उन्होंने यह दिखा दिया कि वे जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर पर शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर गो रक्षा पीठेश्वर धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन कर अपने ध्येय को और मजबूती दी है। सुबह नवरात्र की 9वीं पर सीएम योगी ने विधिवत विधान से पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ जी का विशिष्ट पूजन अनुष्ठान किया और इस दौरान उन्हें विशेष परिधान में सीएम योगी ने पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए सुबह 9 बजे से विधिवत पूजा अर्चना की। बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को सुधाकर सिंह जिले के अधौरा पहुंचे। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अधौरा प्रखंड मुख्यालय में आदिवासियों और किसानों के साथ सम्मेलन भी किया। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर से अपने विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चर्चा में है, लेकिन उनके आरोप ने उनके अपने दल राजद और सहयोगी जेडीयू को नाराज कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की नजरें अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर हैं। राष्ट्र समिति प्रमुख के प्रमुख चंद्रशेखर 5 अक्टूबर यानी कि आज दशहरा के मौके पर उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। केसीआर के इस संभावित कदम को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। तेलंगाना कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मधु गौड़ ने कहा कि केसीआर का राष्ट्रीय पार्टी के गठन का फैसला बेतुका है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को बेवकूफ बताया और अपने देश की जनता को जो बताया कि वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनावी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने 86 पृष्ठों का निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि बिहार सरकार के हुक्म के बंधन से। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गहरी नाराजगी जताई है। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे केंद्र सरकार और भाजपा की साजिश का परिणाम भी बता दिया है और उन्होंने कहा है कि आरक्षण समाप्त करने की कोशिश है और इसके खिलाफ जदयू आंदोलन करेगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं और इसी कड़ी में आप ने कूड़े के रावण जलाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया और इसके माध्यम से पार्टी भाजपा और एमसीडी दोनों पर निशाना साधेगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि 8 सालों के कार्यकाल में केजरीवाल ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग को मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया है और उसके बाद कहते रहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बुजुर्गों की पेंशन को 2 से 3 गुना कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने। इस बीच केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सुधाकरण खड़गे के समर्थन में आ गए। सांसद थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह चुनाव से पीछे हटकर उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करने वाले जिन्होंने अब तक उनके इस प्रयास में समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के बड़े नेताओं से किसी भी समर्थन की उम्मीद नहीं करता हूं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा
नवंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट के जरिए चुनावी माहौल को तैयार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से देश को चीतों की सौगात देने आए थे। अब 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंचेंगे। उज्जैन में प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर एक सभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के बाद अब प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल परिसर को भव्य रूप प्रदान किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी बीएसईएस डिस्कॉम को सब्सिडी का पैसा देने के मामले में मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है। एलजी ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट 7 दिन में सौंपने के लिए आदेश दिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचातान का दौर नया नहीं है। शराब नीति को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे को निशाना बना चुकी हैं। अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने के लिए कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी मांगी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। अनिल देशमुख को ये जमानत ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल उन्हें ईडी द्वारा दायर केस में मिली जमानत जो है अभी आगे मंजूर हो गई है, लेकिन उन्हें फिलहाल अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई के बांद्रा चाल घोटाले केस में फंसे शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं। मुंबई की विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक के लिए और बढ़ा दी है। अब 10 अक्टूबर को ही राउत की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर से होगी। दरअसल ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में बांद्रा चाल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य दर्जा देने का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार आती है तो वो आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देगी। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस संबंध में पार्टी के आला नेताओं ने बैठक शुरू की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी, और जबकि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार से भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगी। यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर हुई। सोमवार दोपहर को मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि वह सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य खराब होने की खबर के बाद उनके समर्थन और करीबी नेता चिंता में डूब गए। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की दीर्घायु होने की कामना की जा रही है। सपाइयों ने कई जगह पर हवन और प्रार्थना भी की। त्योहारों के चलते सुरक्षा एजेंसियों के आदेशों पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को और बढ़ाया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे तस्कर व शरारती तत्व लगातार ड्रोन को भारतीय सरहद में भेज रहे हैं। सोमवार मंगलवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से की गई एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बेनकाब कर दिया। पंजाब में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक सेंटर में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ की। सोमवार रात 10:30 बजे से 1:45 बजे तक के बीच ड्रोन 5 बार भारतीय सीमा में आया। ड्रोन की आवाज सुनकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ईलू बम का इस्तेमाल किया और 33 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन लौट गया। 15 शहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट 20 आमने सामने। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रैली करेगा। 5 अक्टूबर को होने वाली इन दोनों रैलियों में पहले शिवसेना के दोनों गुटों ने रैली के वीडियो टीजर जारी कर एक दूसरे पर तंज कसे थे।
शिवसेना में प्रतिद्वंदी खेमे के रूप में आगामी दशहरा रैली के लिए 5 अक्टूबर को अपनी कमर कस ली है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को बांद्रा कुर्ला में कॉम्प्लेक्स मैदान में तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे खेमे को शिवाजी पार्क मैदान में अपनी जनसभा आयोजित करने की अनुमति दी, जबकि शिंदे गुट इसे बीकेसी मैदान में आयोजित करना चाहता था। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक आने वाले हैं। अब से ठीक 1 साल बाद 2023 के अक्टूबर महीने में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर राजस्थान में है। कांग्रेस के नेता लगातार जहां सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी सितंबर के एक ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को राजस्थान में लाकर चुनावी मोड एक्टिव कर चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे विधायकों को अपने अपने पक्ष में लामबंद करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि गहलोत के इस्तीफे की पेशकश पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। उधर विधायक दल की बैठक में नहीं जाकर समानांतर बैठक करने और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपने वाले विधायकों के बारे में अब तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में आदिपुरुष की फिल्म के ट्रेलर को लेकर ही विवाद गर्मा गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है, यदि आदिपुरुष के विवादित दृश्यों को नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह खुद फिल्म के निर्माता ओम राउत को पत्र लिखेंगे, आपत्तिजनक दृश्यों को दूर करने की बात कहेंगे। आदिपुरुष टीजर ने नेटिज्म को निराश कर दिया है। ओम राउत द्वारा निर्देशित पहले टीजर में भगवान राम के रूप में प्रभास, रावण के रूप में सैफ अली खान, सीता के रूप में कृति शरण और लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह है। टीजर को 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। हालांकि टीजर अब सभी गलत कारणों से चर्चा में आ गया है। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में कथित अनियमितता के आरोप की जांच का आदेश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली में मुफ्त बिजली स्कीम रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने इसे गुजरात चुनाव से भी जोड़ा। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए भाजपा दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली में कथित बिजली घोटालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं और इसमें 4 से 5 बिंदु ऐसे हैं जिससे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। गुजरात के वडोदरा में भीषण हादसे की खबर सामने आई। यहां वायुसेना स्टेशन दारजीपुरा में एक ऑटो रिक्शा और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में एक सड़क हादसे में हुई लोगों की मौत पर दुख जताया और उनके परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद दिए जाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट के मुताबिक मोदी ने कहा कि वडोदरा जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से मैं दुखी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी। शनिवार को उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान से मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े बिजनेसमैन की मौजूदगी में 5G सर्विस को लॉन्च किया था। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने बताया कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण के साथ राज्यों की IT मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन 1 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूजर्स के लिए अच्छी खबर, रिलायंस जियो ने भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी जियो की 2 5G सर्विस का बीटा ट्रायल आज से शुरू कर रही है। यह सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की जाएगी। पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर लाइमैन में रूसी सैनिकों के शव सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिकों के शवों को हटा लिया गया। यूक्रेनी बलों द्वारा घेरे जाने के डर से रूसी सैनिकों ने सप्ताहांत में लाइनमैन शहर को छोड़ दिया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश की सेना ने रूसी नियंत्रण वाले कई शहरों को फिर से कब्जे में लिया। रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल ने पूर्वी डोनेट्स्क और लुहांस्क तथा दक्षिण खेर्सन और जापोरिजिया क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा बनाने संबंधी संधियों को मंजूरी दे दी। निचले सदन ने पिछले सप्ताह क्रेमलिन आर्बिट्रेट एनेक्शन पर
जनमत संग्रह के बाद उस पर मुहर लगा दी थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इन संधियों पर जल्द ही मुहर लगा सकते हैं। चारों क्षेत्र यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्षेत्र का 18% है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन रूसी संघ के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा। जेलेंस्की और पुतिन के बीच हुई बातचीत यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता और कूटनीति के जरिए जंग का रास्ता निकालने की बात कही। उन्होंने जेलेंस्की से शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत भी दोहराई। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर के अधिग्रहण के लिए $44 अरब के वास्तविक सौदे पर आगे बढ़ने का संकेत दिया। साथ ही मस्क के ट्विटर खरीद को लेकर कानूनी लड़ाई समाप्त करने की भी बात कही। ब्लूमबर्ग में कुछ सूत्रों के हवाले से आई इस खबर के बाद ट्विटर के शेयरों में उछाल के कारण कारोबार रोकना भी पड़ा। एजेंसियों ने बताया कि मस्क के ट्विटर को खरीदने के लिए प्रति शेयर $54.20 जारी रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस खबर के आने के बाद ट्विटर के शेयरों की कीमतों में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि इसके उलट टेस्ला के शेयरों में करीब 3% की गिरावट भी दर्ज की गई। रूस की एक अदालत ने LGBT सामग्री हटाने में विफल रहने के लिए मंगलवार को टिकटॉक पर जुर्माना लगा दिया। मॉस्को में टांगास्की जिला अदालत ने रूसी नियामक की शिकायत के बाद शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को 30 लाख रुपए रूबल जुर्माना भरने का आदेश दिया। सरकारी संचार नियामक रोस्को द्वारा दायर मामले के अनुसार इस साल के शुरू में प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो LGBT कट्टरपंथियों नारीवाद को बढ़ावा देने के विरुद्ध रूसी कमान का उल्लंघन करता है। रूस की सरकार इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण लगाने में जुटी है और इस साल के शुरू में एक कोर्ट ने स्थानीय सर्वर पर रूसी यूजर्स डाटा स्टोर करने में विफल रहने के लिए व्हाट्सएप और मैसेज प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर भी जुर्माना लगाया था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। शोपिया के द्रास इलाके में रात से ही चल रही मुठभेड़ में आतंकी को मारा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आतंकी नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। कश्मीर के डीजीपी विजय कुमार ने बुधवार को जानकारी दी कि आतंकी संगठन के 3 स्थायी आतंकी द्रास मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि मूल रूप से एनकाउंटर जारी है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकी हनान बिन याकूब और जमशेद SPO जावेद डार की हत्या में भी शामिल थे। त्योहारों के चलते सुरक्षा एजेंसियों के आदेशों पर भारत पाकिस्तान सरहद पर चौकसी को बढ़ाया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे तस्कर व शरारती तत्व लगातार ड्रोन को भारतीय सरहद में भेज रहे हैं। सोमवार को जो है पाकिस्तानी तस्करों की ओर से की गई एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेनकाब कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर सेक्टर में अजनाला में आने वाली BOP पुरानी सुंदरगढ़ में ड्रोन की मूवमेंट दिखी। रात 2:30 बजे करीब बटालियन 183 के जवान गश्त पर थे और इसी दौरान जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनी और आवाज सुनते ही जवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को वापस पाकिस्तान खदेड़ दिया। पंजाब के गुरदास जिले के डेरा बाबा नामक सेंटर में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। सोमवार को 10:30 बजे और 2:45 बजे के बीच ड्रोन भारत में 5 बार दाखिल हुआ। ड्रोन की आवाज सुनकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है फायरिंग की, जिससे ड्रोन वापस लौट गया। भारत पाक सरहद पर ड्रोन ने सबसे पहला डेरा बाबा नामक सेक्टर पर बीएसएफ की बॉर्डर पर आउटपोस्ट पर आबाद की BP नंबर 43 के पास भारतीय सीमा में प्रवेश किया। यह ड्रोन 23 मिनट तक जो है भारतीय क्षेत्र में मंडराता रहा। अब BSF जवानों ने रोशनी के लिए इलू बम का इस्तेमाल कर 6 राउंड फायर किए, तब ये ड्रोन वापस लौटा। दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क दशहरा रैली की अनुमति दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट बॉम्बे कुर्ला में रैली आज कर रहा है।
शिंदे गुट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी करते हुए बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में लोगों से आने का आह्वान किया। इस वीडियो में बाल ठाकरे की आवाज है, जिसमें कहा गया कि शिवाजी शिवसेना और हिंदुत्व का भगवा झंडा फहराता रहेगा। शिवसेना में प्रतिनिधि खेमे के रूप में आगामी दशहरा रैलियों के लिए 5 अक्टूबर को अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा कुर्ला में कॉम्प्लेक्स मैदान की तैयारियों का जायजा लेने भी गए थे। मीडिया से बात करते हुए विधायक प्रताप सरनाईक और उनके गुट के अन्य नेताओं के साथ बीकेएमसी मैदान का दौरा करने वाले शिंदे ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में एससीएस के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब से ठीक एक साल बाद 2023 में अक्टूबर के महीने में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर राजस्थान पर है। राजस्थान सबसे बड़ा कांग्रेस शासित राज्य है। ऐसे में कांग्रेस इसे खोना नहीं चाहती और बीजेपी हर हाल में 2023 में राजस्थान में लौटना चाहती है। मगर इस चुनाव को लेकर अब दोनों पार्टियों की तैयारियां उनके रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो स्थितियां अलग अलग नजर आती हैं। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के विधायकों को अपने पक्ष में लामबंद करने में जुटे हैं। उम्मीद है कि गहलोत के इस्तीफे की पेशकश पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर के बाद होगा। विधानसभा अध्यक्ष की चुप्पी के बीच इस्तीफों की संख्या और वैधानिकता को लेकर संशय बरकरार। गहलोत खेमा 102 विधायकों के समर्थन और 92 विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने की बात कह रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर जाने के वाले 9 विधायकों ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री शांति सिंह धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी जो है वो उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष की फिल्म के ट्रेलर को लेकर ही विवाद गरमाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि आदि पुरुष के विवादित दृश्यों को नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह खुद फिल्म निर्माता के ओम प्रकाश राउत को पत्र लिखेंगे और आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के लिए कहेंगे। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।